ज़हनी तौर पर इन्होंने ये तहैया कर लिया है, ये फ़ैसला कर लिया है कि इनका पाकिस्तान पंजाब ही होगा और ये सिंध को, बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को फ़ोरगो करने का ज़हनी तौर पर फ़ैसला कर चुके हैं। आर्मी चीफ़ जो हैं उन्होंने जो तकलीफ फरमाई थी, बहुत ही बहादुरी की, जुर्रत की, उसके ऊपर हिंदुस्तान के मीडिया ने उनकी क्लास ली है। आसिम मुनीर के और ISI के टाउट्स आके लिख रहे हैं कि मोहित पीरज़ादा तुम हिंदुस्तान की मदद मांग रहे हो, पता नहीं हिंदुस्तान वहाँ से कैसे फिट होता है। लेकिन एक बार फिर जनरल आसिम मुनीर डिसीवर जो हैं वो पाकिस्तान के मीडिया को और सोशल मीडिया को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गए। अफ़गानिस्तान के साथ टेंशन रखना शरीफ जरदारी आसिम रजीम की स्ट्रेटिजिक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इनको हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी अब नहीं रखनी है। कि मरवत साहब बुनियादी तौर पे ISI के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे थे, वो अब एक्सपोज हो गए हैं, लेकिन मरवत साहब ने खासी देर आपको बेवकूफ़ बनाया, हम सबको। आपको ट्रंप ने ये कहा है कि मेरी रेड लाइन ये है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन पोजेस नहीं कर सकता और ईरान को एक जोहरी हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। इसराइल जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजाज़त नहीं दी कि वो ईरान के ऊपर हमला करे, वो यकतरफा तौर पे तनहा भी ऐसा एक लिमिटेड किस्म का हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, जंग जो है वो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में बर सगीर में मशरक़ वस्ता में 19 अप्रैल 2025 और हफ्ते का दिन ख़त्म हो चुका है और इस दिन के हवाले से पाकिस्तान से रिलेटेड, अमेरिका से रिलेटेड, मशरक़ वस्ता से रिलेटेड बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। पहले पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स का मैं एक मुख्तसरन जिक्र कर दूं, फिर उसके बाद मैं पहले एक इंटरनेशनल लेंस से इस पूरी पॉलिटिक्स को देखना चाहूँगा। पाकिस्तान के हवाले से मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब बैरिस्टर तो शायद वो नहीं है, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने अपने आप को और अपनी सियासत को और अपने पीछे जो उनका पूरा ताना बाना है उसे उन्होंने उस वक्त बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया, बिल्कुल ही नंगा कर दिया उन्होंने अपनी सियासत को, जब उन्होंने इमरान खान की हमशीरा जनाब अलीमा खान साहिबा पे उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए। इससे पहले इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम के हवाले से वो बातें करते ही रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरा ख्याल है बिल्कुल उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और इसके साथ ही उनके पीछे किस किस्म की पॉलिटिक्स है वो उन्होंने एक्सपोज कर दी। लेकिन इसमें मॉरल आउटकम क्या है, पाकिस्तान के लोगों के लिए इसमें सीखने वाली क्या चीज़ है, उसका मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूँगा। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि आलिया हमज़ा जो हैं, जिनको अब जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया है, मेरा ख्याल है बहुत जल्दी कल के दिन में उनकी रिहाई हो जाएगी, वो पंजाब की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत ही बहादुर, फ़ाल और कैपेबल लीडर की हैसियत से इमर्ज कर रही हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जो हैं उन्होंने जो तकलीफ फरमाई थी, बहुत ही बहादुरी की, जुर्रत की, जनरल आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तानी डायस्पोरा से बात करते हुए 1-2 दिन पहले, उसके ऊपर हिंदुस्तान के मीडिया ने उनकी क्लास ली है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत से हमारे दोस्त जिन्होंने इसके ऊपर तबसरा किया, उन्होंने असल चीज़ नज़रअंदाज कर दी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने अपनी तकरीर में हिंदुस्तान के हवाले से, टू नेशन थ्योरी के हवाले से ये रेफरेंसेस दिए क्यों। आखिर आप मत भूलें कि जनरल आसिम मुनीर साहब एक डिसीवर हैं, डिसेप्शन उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और खूबी है, तो वो क्या करना चाह रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों के साथ मैं समझता हूँ दी डेवलपमेंट दैट टेक्स द केक, वो बैरिस्टर शहजाद अकबर की बरतानिया से वो वीलॉग है जो चंद घंटे पहले मैंने उसे देखा, जिसमें उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन की पूरी सियासत जो है उसे उन्होंने नंगा कर दिया कि पाकिस्तान के मामला जो हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स और इनका एनालिसिस जो है वो मेरे सामने है। लेकिन मैं बात का आगाज़ इंटरनेशनल रिलेशन से, अमेरिका से, मशरक़ वस्ता से और अमेरिका की अंदरूनी सियासत के रेफरेंस से करना चाहता हूँ। अब मुझे बड़ी अच्छी तरह से एहसास है कि इंटरनेशनल रिलेशन से आप लोग अक्सर जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते, बिकॉज मैं कोई खाली वीलॉगर नहीं हूँ, मैं बड़ा पुराना टेलीविज़न का खिलाड़ी हूँ और 2004-5 से मैं टेलीविज़न का प्रोग्राम कर रहा हूँ और मुझे एहसास है कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो पाकिस्तान के बाहर की डेवलपमेंट्स में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। 20-30% से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, और जब भी आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स की ज़्यादा बात कर देते हैं तो लोग मायूस हो के देखना ही प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा ना कीजिए, बिकॉज मैं जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो खालिस्तान एक लेंस डेवलप करना चाह रहा हूँ, ताकि इनकी मदद से जब आप इन डेवलपमेंट्स को देखें, इसमें से मॉरल आउटकम देखें और उससे फिर आप वापस आके पाकिस्तान की सियासत को परख सकते हैं। यानी जब आप इंटरनेशनल मामला को देखते हैं जहां आपके जज्बात इन्वॉल्व नहीं होते, तो फिर आपके पास एक ऐसा लेंस आता है, एक ऐसा आपके पास अदसा आता है जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ईरान और अमेरिका के दरमियान में हफ्ते के दिन रोम में, इटली के दारुल खलाफा में जो नेगोशिएशन हुई हैं, टॉक्स हुई हैं, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है ईरान के न्यूक्लियर इशू के हवाले से, उसका मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड और पस मंज़र भी दूँ वहाँ पर हुआ क्या। अब पहला राउंड इसका पिछले हफ्ते ओमान में हुआ था, दूसरा जो राउंड हुआ है रोम के अंदर, इटली के कैपिटल सिटी में, वो भी ओमान की एम्बेसी में हुआ है। ये और बात है कि इटली के फॉरेन मिनिस्टर ने और इटली के फॉरेन ऑफिस ने भी अमेरिका की और ईरान की इस हवाले से मदद की है।
इसमें फ़ैसला क्या हुआ, यहाँ पर ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची की मुलाकात हुई एक बार फिर स्टीव विटकॉफ के साथ, जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय हैं मशरिक़ वस्ता के लिए। और इसमें फ़ैसला ये हुआ कि दोनों टीम्स एक एक्सपर्ट्स का एक टास्क फोर्स जो है तश्कील देंगी, और ये जो टास्क फोर्स है एक्सपर्ट्स की, इसकी मुलाकात बहुत जल्दी वेडनेसडे के दिन ओमान में होगी। और वहाँ पर ये टास्क फोर्स जो है, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, ये एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे एक फर्दर नेगोशिएशंस के लिए, और किस तरह से लेकर आगे चीज़ों को चलना है उसके हवाले से ये एक ढांचा जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे। और उसके बाद, उसके 2-3 दिन के बाद हफ्ते को ओमान में अब्बास अरगची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और स्टीव विटकॉफ के दरमियान में दोबारा एक मीटिंग होगी, ये थर्ड राउंड होगा। और उस थर्ड राउंड में देखा जाएगा कि टास्क फोर्स ने क्या रिकमेंडेशन या क्या ड्राफ्ट या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो सामने रखा। अब इस हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ। देखिए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड है, और अमेरिका के अखबार बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं, अमेरिका के मीडिया, कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मेरी रेड लाइन ये है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन पोजेस नहीं कर सकता और ईरान को एक जोहरी हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। ईरान दूसरी तरफ ये कह रहा है कि हम प्रॉमिस करेंगे, गारंटी करेंगे 2015 की तरह, जैसे उन्होंने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPO किया था कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर देंगे, हम हथियार नहीं बनाएंगे। इन रिटर्न हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे ऊपर अमेरिका की और मगरबी दुनिया की जो इकोनॉमिक और ट्रेड सैंक्शंस हैं वो हमारे से हटाई जाए। अब ये कैसी सूरत हाल है, अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ज़ाहिर है भी टास्क फोर्स बनेगी, फिर टास्क फोर्स के काम को देखा जाएगा, फिर उसके MOU बनेंगे, फिर उसकी बहुत सी चीज़ें होंगी, तो इसमें कई हफ्ते जो हैं वो गुजर जाएंगे। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे इसराइली इस्टेब्लिशमेंट बीबी नेतन्याहू की और ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो बड़ी परेशान है, और उनकी परेशानी जो है वो बड़ी खुल के आपको अमेरिका के और इसराइल के अखबारात की हेडलाइन से पता चलती है। फॉर अभी एक नई हेडलाइन लगी है गुज़श्ता 24 घंटे में कि इसराइल, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजाज़त नहीं दी कि वो ईरान के ऊपर हमला करे, वो यकतरफ़ा तौर पर तनहा भी ऐसा एक लिमिटेड किस्म का हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, यानी जंग जो है वो कर सकता है। इसराइली और ज़ायनिस्ट लॉबी की फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि उनको ईरान के साथ एक फड्डा और जंग चाहिए। उनको उम्मीद ये थी कि हम हमला करेंगे, अमेरिका हमारे साथ होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इस हवाले से मना कर दिया। अब इसमें जहन में ये भी रखिए कि इसराइल के इलेक्शन जो हैं वो भी किसी वक्त हो सकते हैं, इसराइल में हुकूमत भी किसी वक्त गिर सकती है। 2019 और 2022 के इलेक्शन के दरमियान में, वैसे 4 साल के लिए इसराइल में इलेक्शन और हुकूमत बनती है, लेकिन 5 दफ़ा हुकूमत जो है वो गिरी और नए सिरे से बनी। 2022 से अब तक जो 3 बरस गुजरे हैं, अगर इसमें बीबी नेतन्याहू की जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, जिसके 7 पार्टीज उसके अंदर हैं, अगर ये हुकूमत नहीं गिरी तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह वो जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद मशरिक़ वस्ता में जो जंग शुरू हुई उसकी वजह से ये हुकूमत जो है वो नहीं गिरी। अब चूँकि वो जंग ख़त्म हो गई है और बीबी नेतन्याहू चाहते ही नहीं है कि जंग ख़त्म हो, तो बहुत ज़्यादा ख़तरा यह है कि गवर्नमेंट किसी वक्त भी फॉल कर सकती है और इसराइल एक इलेक्शन की तरफ जा सकता है। अगर ईरान के साथ भी एक फड्डा शुरू हो जाए तो फिर भी गवर्नमेंट फॉल नहीं करेगी और फिर भी हुकूमत इलेक्शन की तरफ जो है वो नहीं जाएगी। अब ये जो पूरी सूरत हाल मैं आपको ईरान के हवाले से रख रहा हूँ, इसमें बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक लेंस आपके सामने डेवलप करूँ कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री की पॉलिटिक्स जो है वो उसमें किस किस्म की ताकतें आपस में लड़ रही हैं, वो लेंस मैंने आपको देना है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किस किस्म के प्रेशर है? डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक प्रेशर उस ज़ायनिस्ट का है जो चाहते हैं कि ईरान के साथ फटा हो, ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हो, ईरान को दबाया जाए, ये ज़ायनिस्ट का प्रेशर है। लेकिन ये जो ज़ायनिस्ट हैं जो ईरान के साथ जंग चाहते हैं, ये अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इनको इमिग्रेशन के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुनिया भर से आए हुए इमिग्रेंट्स हैं, ये आए ना जाएँ, इनसे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लातीनी अमेरिका से जो लोग आए जाएँ। ये औरतों के भी खिलाफ नहीं है, इनको फेमिनिस्ट मूवमेंट से, इनको गे लेस्बियन से, ट्रांसजेंडर से इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह से ये अमेरिका की जो कल्चरल वॉर है अल्ट्रा कंजर्वेटिव की, कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का क्या करना है, और कोलंबिया और हार्वर्ड बड़े बेबाक हो गए हैं, वहाँ बहुत लिबरल्स हैं, उससे भी इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, इसके एट द सेम टाइम तो अगर एक सपोर्ट बेस डोनाल्ड ट्रंप का ज़ायनिस्ट लॉबी है, यहूदी लॉबी है, तो दूसरी तरफ यानी इसराइली लॉबी है बेसिकली तौर पे, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट बेस में बाइबल बेल्ट है, जो अल्ट्रा राइट क्रिश्चियंस हैं, और जो बाइबल बेल्ट है वो ये समझते हैं कि अमरीकी सोसाइटी जो है वो बड़ी बेबाक हो गई है, बहुत लिबरल हो गई है, बहुत ज़्यादा लोग आज़ाद हो गए हैं, लड़कियां कपड़े पूरे नहीं पहनती, आदमी औरतों के ताल्लुकात बड़े खुले हुए हैं, यहाँ पर इसे कहते हैं गे एंड लेस्बियंस यहाँ पर परेड्स कर रहे हैं, यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, ट्रांसजेंडर जो हैं वो एथलेटिक कॉम्पिटिशन में, तो बाइबल बेल्ट तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत पर उसका भी दबाव है। इस वजह से आप देखते हैं कि हार्वर्ड को जो अल्टीमेटम दिया गया वो बुनियादी तौर पर कल्चरल नोयत का था, दिया तो वो एंटीसेमिटिज़म की टीम की तरफ से था, लेकिन वो एक कल्चरल नोयत का था।
अच्छा, जो गरीब वाइट हैं, जिनकी जॉब्स ख़त्म हो गई, जो पैसे अच्छे नहीं कमा रहे, उनको ये दर्द है कि जो लोग इमिग्रेंट आए हैं हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बाकी सारी दुनिया से, उन्होंने उनकी जॉब्स ले ली हैं, उन्होंने गुज़िश्ता 20 बरस में ज़्यादा तरक्की भी की है। और ये कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, जैसे अमेज़ॉन है, जैसे टेस्ला है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब जो है ये अमेरिकी वर्कर्स का इनके अंदर दर्द नहीं है। इनके CEO, इनके CFO अपने प्रॉफिट की खातर चीन में फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, वियतनाम में फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, ईस्ट एशिया में फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं। और ये जो सारा इंटरनेशनल ट्रेड है, इसकी वजह से अमेरिका से जॉब्स चली गई हैं, हम गरीब हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को उनकी खातर जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रेड वॉर भी लड़नी पड़ रही है। और फिर वो कंजर्वेटिव्स भी हैं जो ये समझते हैं कि अमेरिका के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, ऐसा मुल्क लिबरल हो गया है कि जो लोग जुर्म करते हैं उनको सज़ाएं नहीं मिलती हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन ठीक तरह से नहीं होती। इसलिए जो वेनेजुएलन गैंग है उसको निकाल के और उसको एल सल्वाडोर भेज के डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस लॉबी को भी खुश करने और सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सूरत हाल क्या है? गुज़िश्ता 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही आधी रात के बाद एक फ़ैसला किया। उन्होंने एक टेम्प्रेरी बैन प्लेस कर दिया कि जितने भी एलियन एनिमी एक्ट इस्तेमाल करके 1798 का एक्ट इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएलन गैंग मेंबर्स को भेज रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने एक टेम्प्रेरी ब्लॉकेज रखा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके लीगल इश्यूज़ को देख ले, ड्यू प्रोसेस के इश्यूज़ को देख ले, किसी और को डिपोर्ट ना किया जाए। इसके साथ आप देखते हैं कि वर्मोंट के एक जज जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को ऑर्डर दिया है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि रुमैसा ओस्तुर्क, वो जो टर्क PhD स्टूडेंट थी जिन्हें टफ्ट यूनिवर्सिटी से बोस्टन के एक सबर्ब समरविल से उठा लिया गया था और उसके बाद उनको लुजियाना भेज दिया गया था। अब जज ने कहा है कि इसकी हेयरिंग जो है वर्मोंट में होगी और उन्होंने मई की 1 तारीख, उसकी 2 तारीख मई की मेरे ख्याल रख दी है। और उन्होंने कहा है कि रुमैसा ओस्तुर्क को वापस लाया जाए और अब फेडरल गवर्नमेंट को रुमैसा ओस्तुर्क को वापस लाना ही होगा। वैसे जज साहब ने 4 दिन दिए हैं वफाकी हुकूमत को फेडरल गवर्नमेंट को अपील करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली रुमैसा ओस्तुर्क को लाना ही पड़ेगा। अच्छा, किल्मर एब्रिगो गार्सिया जिसे भेज दिया गया था, जो मैरीलैंड का सिटीज़न था, अमेरिकन मेरा ख्याल, उसको भेज दिया गया एल सल्वाडोर में, उसके हवाले से भी मुझे लग रहा है कि इस किस्म का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि अल्टीमेटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, जो अभी तक इस पर अनी कनी कर रही है, और जब एल सल्वाडोर के यहाँ पर प्रेसिडेंट आए तो उनसे ये कहलवा भी दिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कि मैं बाउंड नहीं हूँ, मैं वापस नहीं करूँगा लोगों को। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि ये सिर्फ ड्रामा है। जब अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट कहेगी और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने एक लैंडमार्क डिसीजन में ये कह चुकी है कि फेडरल गवर्नमेंट जो लोग गलती से बाहर चले गए हैं, डिपोर्ट हो गए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करे। तो अब ये सिर्फ ऐसा मैटर ऑफ टाइम जब फेडरल गवर्नमेंट को ऑफिशियली तौर पे एल सल्वाडोर को कहना पड़ेगा कि फ़लाँ शख्स जो है उसे वापस लाया जाए। अब इसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है। ट्रंप टीम ने ये इंकशाफ किया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को उनकी जो ईमेल चली गई थी बहुत एक सख्त एजेंडे के साथ सैटरडे के दिन पिछले हफ्ते को, वो दरअसल गलती से चली गई थी। वो एक इंटरनल ईमेल थी जो एक इंटरनल एंटी सेमिटिज़म टास्क फोर्स जो है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, वो गलती से जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ चली गई है। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को उस पर इतनी खप नहीं डालनी चाहिए थी, पहले हमसे बात करनी चाहिए। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक डिफेंसिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर रहा है। और चाइना के हवाले से पोर्ट्स में और शिप बिल्डिंग के हवाले से जो नई फ़ीस लगाई गई थी उस पर दुनिया भर में और चीन की इंडस्ट्री की तरफ से एक बहुत ही सख्त किस्म का रिएक्शन हुआ है। और अमेरिका के ज़राए अबलाग में मसलसल ये एनालिसिस छप रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो चीन के ख़िलाफ़ ट्रेड वॉर है वो किसी भी सही डायरेक्शन में जा नहीं रही। ये जो सारे हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसका ताल्लुक इजराइल से है, ईरान से है, जिसका ताल्लुक डिपोर्टेशन से है, महमूद खलील को अभी तक वो डिपोर्ट नहीं कर पाया, हालांकि आपने लगाया कि फेडरल गवर्नमेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना उस पर स्टैंड लिया है, जो फ़लस्तीनी स्टूडेंट है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का। ये सब चीज़ों से आपको क्या पता चलता है? आप देखते हैं कि एक इंतहाई पॉपुलर अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिसने अभी हाल ही में इलेक्शन जीता है, जिसके साथ बहुत बड़ी तादाद में अवाम खड़े हैं, लेकिन उसको किस चीज़ के ऊपर रोका जा रहा है? उसको ये नहीं है कि किसी को वेनेजुएलन जो गैंगस्टर्स हैं उनसे बहुत इंटरेस्ट है, या महमूद खलील के साथ अमरीकियों को बहुत ज़्यादा अदालतों को इंटरेस्ट है, या ये कि जो टर्किश PhD स्टूडेंट है उसकी खातर अमरीकी मरे चले जा रहे हैं। लड़ाई हो रही है ऑन द क्वेश्चन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। ये एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें एक पॉपुलरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को इंच के ऊपर, सेंटीमीटर के ऊपर उसे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है और उसको एक डायरेक्शन में लाया जा रहा है। और उसको ये बात बताई जा रही है कि सिर्फ पॉपुलरली इलेक्शन जीतना ही अमेरिका का जो है नाम यहाँ नहीं चल सकता। आपको कॉन्स्टिट्यूशन को, कोर्ट्स को, रूल ऑफ लॉ को, ड्यू प्रोसेस जो है उसे आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को जहन में रखते हुए आप छलांग लगाएं और पाकिस्तान में आ जाएं, जहाँ आप देखते हैं कि गुज़श्ता चंद घंटों में बैरिस्टर शहजाद अकबर ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वीलॉग किया, जिसमें उन्होंने वो मिनट्स और वो समरी दिखाई है जब 8 जुलाई 2024 को
प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को एक ब्रीफिंग दी गई सिंध रिवर की वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और चुलिस्तान के 6 जो कैनाल्स ये निकाल रहे हैं नहरें, उसके हवाले से। ज़रा गौर कीजिए इस चीज़ पे। अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया अमेरिकन प्रेसिडेंट का, जिसने वेनेजुएलन गैंगस्टर्स को निकालना है। पाकिस्तान में कोई अदालत ये नहीं कह रही कि आपने 1 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज़ को निकाल दिया, उनके घर बार का क्या होगा, वो जॉब्स करते थे, पैसे कमा रहे थे, इकॉनमी का हिस्सा थे, उनके ह्यूमन राइट्स, वहाँ तो बात ही नहीं हो रही इस चीज़ की। यहाँ तो लेकिन यहाँ पर आप रिवर इंडस, जिसका पानी का इशू जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा इशू है, उस पर आप मिनट्स देखें जो शहजाद अकबर ने दिखाए हैं, और आपको पता चलता है कि इस ब्रीफिंग के अंदर 3 जनरल साहिबान हैं, जिसमें एक जनरल आसिम मलिक साहब जो उस वक्त एडजुटेंट जनरल थे, अब DGISI हैं, वो हैं, एक फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, एक आर्मी इंजीनियरिंग कोर के हेड हैं। इसके अलावा इसमें आपके अल्लाह भला करे मोहसिन नकवी साहब एज इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद हैं। अच्छा, अब होना क्या चाहिए था, जैसे कि शो करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया है बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कि इंडस वाटर के हवाले से कोई फ़ैसला आप इरसा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के बगैर नहीं कर सकते। इसमें पंजाब इफेक्टेड है, इसमें सिंध इफेक्टेड है, इसमें बलूचिस्तान इफेक्टेड है, इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इफेक्टेड है, इसमें फूड डिपार्टमेंट इफेक्टेड है, लेकिन किसी का कोई नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद नहीं है, और ये फैसला आप वैसे भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बगैर नहीं कर सकते। अमेरिका में देखें ड्यू प्रोसेस के ऊपर किस किस्म की लड़ाई हो रही है, महमूद खलील के ऊपर लड़ाई हो रही है, वहाँ पर रुमैसा और स्तर्क जो है उसके ऊपर लड़ाई हो रही है, और यहाँ पाकिस्तान में सिंध और पंजाब के दरमियान पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप देखें किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया गया। और मिनट्स की सारी डिस्क्रिप्शन शहजाद अकबर ने अपनी वीलॉग के अंदर शेयर की, मैं उसके इमेजेस आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब शहजाद अकबर यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये बिलावल जरदारी साहब ने 18 अप्रैल को जो बड़ी धांसू किस्म की धुआंधार तकरीर उन्होंने फरमाई है सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, हम हुकूमत को छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें आप, अगर आप वाकई जानवर छोड़ दें। उनके साथ साथ उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी खप डाली हुई है, मुराद अली शाह साहब ने। उनकी अपनी आंट जो हैं फरियाल तालपुर साहिबा, उन्होंने भी बड़ी खप लगाई, वो भी बड़ी धमकियाँ लगा रही हैं। शर्जील मेमन साहब भी बहुत धमकियाँ लगा रहे हैं। शीरी मज़ारी साहिबा जो है, नहीं शीरी मज़ारी नहीं, क्या नाम है उनका, शरी रहमान साहबा भी जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, लेकिन बस बोल रहे हैं सारे के सारे। भाई अगर आपको वाकई पॉलिटिक्स करनी है, क्या आप सिंध के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप उनको दिखा रहे हैं कि हम रेजिस्ट कर रहे हैं। असल फैसला डिसीजन तो बड़ा आसान है। अगर आपको जो कुछ इंडस के सिस्टम से किया जा रहा है, अगर आपको उसके ऊपर इतना ही एतराज़ है जितना आप शो कर रहे हैं, तो छोड़ दें आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन छोड़ नहीं रहे तो कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि जिस दिन पाकिस्तान के लोग ये फ़ैसला कर लेंगे, वो जहनी तौर पर एक ऐसे लेवल पर आ जाएंगे कि इस तरह उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकेगा, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बदलने लग जाएंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो शहजाद अकबर साहब ने इस पूरी ब्रीफिंग का हाल डिस्क्राइब किया है चौधरी निज़ामुद्दीन का, वहाँ से एक बड़ा डिफ़िकल्ट, मुश्किल, तीखा किस्म का सवाल भी उठता है। जनरल साहिबान सोच क्या रहे हैं ये पूरा चुलिस्तान के कैनाल सिस्टम से, जो सिंध के पानी से निकाल के एक बंजर रेगिस्तान जो है साउथ पंजाब का, उसको ये सैराब करना चाहते हैं। क्या वाकई ये समझते हैं इन देयर इमेजिनेशन के पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ जाएगा जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी फैल जाएगी? क्या उस प्रॉस्पेरिटी को और इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को ये पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या ज़हनी तौर पर इन्होंने ये तहैया कर लिया है, ये फ़ैसला कर लिया है कि इनका पाकिस्तान पंजाब ही होगा, और ये सिंध को, बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को फ़ोरगो करने का ज़हनी तौर पर फ़ैसला कर चुके हैं? बिकॉज अगर ये सिंध को पाकिस्तान समझ रहे हैं, तो सिंध के अंदर इसके ऊपर जिस किस्म का रिएक्शन और रद्द अमल है नेशनलिस्ट पार्टीज़ की तरफ से, उसे फिर ये इग्नोर करके इस किस्म के फ़ैसले नहीं कर सकते। इनके फ़ैसले के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म की साइकोलॉजी इनकी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है कि ये सिंध को शायद पाकिस्तान समझ ही नहीं रहे। अच्छा जी, अब आएँ इस चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर बहुत सा हमारे दोस्त लोगों ने तबसरा भी किया कि कैसे, और मैं बहुत सी आपको स्क्रीन के ऊपर इसके इमेजेस भी दिखाता हूँ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने डायस्पोरास के साथ जो बड़ी ताकतवर किस्म की उन्होंने तकरीर की थी, बहादुरी की तकरीर की, पाकिस्तान फ़ौज की बहादुरी की तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 जनरेशन्स भी BLA की, दहशतगर्दों की हों, जब तक अवाम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान, बलूचिस्तान को नुकसान जो है वो नहीं पहुँचा सकता। उसी में अपेरेंटली ऐसा लगता है कि फ़र्ते जज्बात के अंदर या जोश ख़ताबत के अंदर उन्होंने हिंदुस्तान का भी जिक्र किया, 2 नेशन थ्योरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, इस किस्म की उन्होंने बहुत सी बातें की, और उस पर बहुत सारा रिएक्शन जो है वो हिंदुस्तान के अखबारों की तरफ से, उनकी मीडिया की तरफ से आया है, जिसमें उनको बावर करवाया गया है कि आपकी बहादुरी की तकरीर से बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो जाते, आप क्या किसी को लेक्चर दे रहे हैं, आपके पास तो खाने पीने को कुछ नहीं है, आपके पास आपकी तकरीरों से कोई पाकिस्तान के इकनॉमिक मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। इस तरह का खासा रिएक्शन है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूँ। अब पाकिस्तान की जो आइडियाज़ मार्केट है उसमें जनरल साहब की तकरीर
और उसके ऊपर हिंदुस्तान का रिएक्शन और ये कि शायद जनरल साहब को ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने कौम का गूं खाया वगैरह वगैरह, इस तरह का रिएक्शन आया। असल चीज़ लोग मिस ही कर गए। आपने ये अपने आप से सवाल पूछा ही नहीं कि जनरल आसिम मुनीर द डिसीवर जो हैं, जिनको कोयटा स्टाफ कॉलेज में उनकी प्रोफाइल के आगे लिखा गया था द डिसीवर, उन्होंने ये तकरीर के अंदर हिंदुस्तान का सारा जिक्र और चर्चा क्यों किया? देखिए, मैं आपको 3 साल से बता रहा हूँ, 2.5-3 साल से, कि ये जो सारा रजीम चेंज ऑपरेशन है, इसके सेंट्रल प्लैंक हैं 2-3। एक ये है कि जो नया रजीम होगा पाकिस्तान में, जो 10 अप्रैल 2022 को मारज़ वजूद में आया, वो हिंदुस्तान की तरफ बहुत फ्रेंडली होगा, हिंदुस्तान के साथ कोई फड्डा नहीं करेगा, हिंदुस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात को इंटीग्रेट किया जाएगा। अब ज़ाहिर है हिंदुस्तान से पीछे हटने के लिए उसको एक दुश्मन चाहिए। 9/11 के बाद एक बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाई थी BBC ने, द पावर ऑफ द नाइटमेयर्स, जिसमें मेरा ख्याल एडम कर्टिस मेरा ख्याल है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया था बहुत रिसर्च से कि कैसे मुल्कों को और नेशंस को एक एनिमी चाहिए होता है अपने अंदर के सिस्टम को ज़िंदा रखने के लिए, सेंस ऑफ ओरिएंटेशन के लिए। तो अगर हिंदुस्तान आपका दुश्मन नहीं है तो फिर आपको एक और दुश्मन चाहिए। वो दुश्मन अफ़गानिस्तान में ढूंढा गया, एक ज़बरदस्ती का दुश्मन जो है, दुश्मनी उनके ऊपर थोपी गई, वो चीज़ का प्रोसेस जो हुआ है। अब जब आप चूँकि पाकिस्तान के अंदर आपको, जैसे अभी मेरे अगर आप ट्वीट देखें, मैंने एक ट्वीट किया नोटिफिकेशंस के हवाले से कि भाई यूट्यूब के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलते तो मैं यूट्यूब से कंप्लेन करूँगा। उसके नीचे भी जनरल आसिम मुनीर के और ISI के टाउट्स आके लिख रहे हैं कि मोहित पीरज़ादा तुम हिंदुस्तान की मदद मांग रहे हो। पता नहीं हिंदुस्तान वहाँ से कैसे फिट होता है। वो इसलिए हिंदुस्तान में आपको बताता हूँ कैसे फिट होता है, चूँकि इनको एक इंटरनल बयानिया ज़िंदा रखना है। अफ़गानिस्तान से दुश्मनी का बयानिया भी चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान से दुश्मनी ना होने का बयानिया ये अफोर्ड नहीं करते। इसलिए जनरल आसिम मुनीर साहब ने जानबूझ के टू नेशन थ्योरी हिंदुस्तान के कमेंट्स किए, नोइंग फुली वेल, उनको अंदाज़ा था, उनको एडवाइस किया गया होगा कि हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग और मीडिया इस पर रिएक्ट करेगा। तो हिंदुस्तान के मीडिया ने जो रिएक्ट किया है उससे जनरल आसिम मुनीर साहब को बड़ी कामयाबी हुई है सियासी तौर पे, बिकॉज वो अपने आप को एक बार फिर हार्ड ऑन इंडिया, स्ट्रॉन्ग ऑन इंडिया जो है प्रेजेंट करें। हकीकत यह है कि इनका रजीम टोटली सॉफ्ट ऑन इंडिया है और इन्होंने इनहेरिट किया है वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल व्यू, जिसमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती होगी, चीन से पीछे हटना है, अफ़गानिस्तान दुश्मन होगा। और अगर आप गुज़िश्ता 2-2.5 बरस के वाक़यात देखते हैं तो आपको बहुत आसानी से इसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री जो है वो नज़र आती है। लेकिन एक बार फिर जनरल आसिम मुनीर डिसीवर जो है वो पाकिस्तान के मीडिया को और सोशल मीडिया को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गए। अब आपको ज़रा बेहतर चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसी स्मोक स्क्रीन को कंटिन्यू करने के लिए जनाब डार साहब को, जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको काबुल भेजा गया है, जहां उन्होंने एक प्रेस टॉक की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने काबुल को बता दिया है कि किसी भी मुल्क की सरजमीन दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये वो पाकिस्तान कह रहा है जिसने 20 साल पाकिस्तान की सरजमीन जो है अमरीकी दुहाई देते रहे कि अमेरिका के अंदर जो अफगान गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ ये सरजमीन इस्तेमाल होती रही, लोग भूल गए हमारी बात। बहरहाल उन्होंने कहा जी हमने अफगानिस्तान को ये बात बता दी है कि सरजमीन जो है वो दूसरे के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और साथ उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि अफगान रिफ्यूजीज़ का जिस तरह से एक्सोडस पाकिस्तान से हो रहा है उसमें बहुत इज्जत के साथ उनको निकाला जाएगा पाकिस्तान के साथ। ये टोटल ऑप्टिक्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। अफ़गानिस्तान के साथ टेंशन रखना शरीफ जरदारी आसिम रजीम की स्ट्रेटिजिक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इनको हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी अब नहीं रखनी है, इनको एक दुश्मन का स्टेटस चाहिए। और ये डार साहब सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए वहाँ भेजे गए हैं, इससे कोई चीज़ों में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकेगी, बिकॉज तालिबान लाख जो हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात इंप्रूव हो जाएँ, पाकिस्तान के रजीम कोई एक्सेप्टेबल नहीं है कि उनके ताल्लुकात उनसे इंप्रूव हो जाएँ। अब मरवत साहब का बिल्कुल 1-2 मैं कमेंट कर दूँ मरवत साहब की पॉलिटिक्स के ऊपर। देखिए, मरवत साहब एक्सपोज तो हो ही रहे थे, वो हो भी गए हैं, लोगों ने बहुत कुछ उनके बारे में बोला भी है गुज़िश्ता 24 घंटों में। याद कीजिए कि जब मरवत साहब बड़ी बुलंद बांग तकरीरें करते थे और वो ऐसे जलसे जुलूस निकालते थे खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, इस्लामाबाद में, जो कोई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर नहीं कर पाता था, तो जो सियाने लोग थे उनको उस वक्त भी शक था कि ये मरवत साहब कैसे कर रहे हैं, जब किसी और को इजाज़त नहीं है तो मरवत साहब को क्यों इजाज़त। लेकिन सैकड़ों हज़ारों लोग आप में से ऐसे थे जो कहते थे मरवत दलेर है, पठान है, बहादुर है, देखें कैसे करता है। अब इसका मॉरल आउटकम क्या है, लर्निंग आउटकम आपके लिए क्या है? जब भी कोई चीज़ आप बहुत गैर मुतवक्का तौर पे देखें, जिसको कॉमन सेंस और लॉजिक एक्सप्लेन ना करे, तो फ़ौरन अपने आप से सवाल पूछें कि इसमें कोई धोखा तो नहीं है, कहीं हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। आर वी बीइंग टेकन फॉर अ राइड। यहाँ अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई कि मरवत साहब बुनियादी तौर पे ISI के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे थे, वो अब एक्सपोज हो गए हैं, लेकिन मरवत साहब ने खासी देर आपको बेवकूफ़ बनाया, हम सबको, आपको, मुझे खैर कम ही बनाया, लेकिन आप सबको उन्होंने बहुत बेवकूफ़ बनाया। तो अगर आज आपको समझ आ गई है कि आपने बेवकूफ़ नहीं बनना, तो मैं समझता हूँ कि पैसे पूरे हो गए। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।